क्लास के वीक 3 का लेक्चर है जो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अभी प्रैक्टिकल्स का आपको आइडिया नहीं होगा क्योंकि अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको सब्जेक्ट का हो जाए, मतलब स्टार्टअप हो जाए, फिर इसके रेलिवेंट प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह आपसे मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगा। अभी ये 3rd वीक का लेक्चर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है? हम आज पढ़ेंगे लॉज ऑफ गैसेस। आप लोगों ने पहले भी लॉज ऑफ गैसेस पढ़े होंगे कि लॉज ऑफ गैसेस क्या होते हैं। अब सबसे लॉज ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले आपको मैं बताता हूँ कि गैस क्या होता है और वेपर क्या होता है। एक गैस इज द नेम गिवन टू द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ विच द evaporation फ्रॉम लिक्विड स्टेट इज इनकम्प्लीट। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। गैस एक ऐसे स्टेट को सब्सटेंस के कहते हैं जिसमें evaporation हो जाए फ्रॉम लिक्विड स्टेट से evaporate हो जाए कम्प्लीटली, उसको हम गैस कहते हैं। जबकि वेपर क्या है? ए वेपर में बी डिफाइंड एज ए पार्शियली evaporated liquid. It consists of a substance in pure gaseous state with the liquid. It consists of substance in pure gaseous state together with liquid particle in suspension. ये एक पार्शियली evaporated liquid होता है, यानी कि फुली evaporation नहीं हुई होती। It consists of a substance in pure gaseous state together with liquid particle in suspension. ये एक ऐसे सब्सटेंस को कंसिस्ट करता है जिसमें प्योर गैसियस स्टेट होती है टुगेदर विथ, उसके साथ लिक्विड पार्टिकल्स भी होती है सस्पेंशन। द लॉ ऑफ गैसेस डू नॉट अप्लाई टू वेपर्स। जो लॉ ऑफ गैसेस हैं वो वेपर पे अप्लाई नहीं होते, एज इट इज लायबल टू फर्दर वेपोरेशन या कंडेंसेशन। सुपर हीटेड वेपर इज ट्रीटेड एज परफेक्ट गैस। उसके बाद सुपर हीटेड वेपर आते हैं, वो सुपर हीटेड वेपर को हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए परफेक्ट गैस। ये हमारा सॉलिड वेपर रीजन है। ये आप देख रहे हैं डोम है। इससे पहले क्या था? लिक्विड था। इसके बाद ये वाटर और स्टीम यानी कि लिक्विड वेपर रीजन है, और इसके बाद ये वाला जो स्टेट है इसे हम वेपर रीजन कहेंगे। ये वेपर रीजन है, ये लिक्विड वेपर मिक्सचर है, और ये लिक्विड रीजन है। इसी तरह से ये टेम्परेचर और एंट्रोपी के दरमियान में आप देख रहे हैं, ये डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि ये सैचुरेटेड लिक्विड था, इधर लिक्विड प्लस वेपर था, और ये सुपर हीटेड वेपर है। जबकि ये पॉइंट पे ये सैचुरेटेड वेपर है क्योंकि ये डोम के ऊपर है। अभी ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये डोम है। क्लियर हुआ क्लास? क्लास यस सर, हो गया। अभी हम देख रहे हैं लॉज ऑफ गैसेस क्या होते हैं। लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस। Physical properties of gases are controlled by their physical properties of gases are controlled by 3 variables. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं गैस की वो हम 3 वेरिएबल पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं कंट्रोल। वो क्या है? प्रेशर है, वॉल्यूम है, और टेम्परेचर है। These 3 parameters are pressure, volume and temperature on which physical quantities we control these variables. उसके बाद परफेक्ट गैस है, वो गवर्न की जाती है 3 laws which establish from experimental law. द परफेक्ट गैस गवर्नड बाय 3 laws। परफेक्ट गैस जो होती है वो गवर्न की जाती है 3 laws से, जो कि एक्सपेरिमेंटल लॉ हैं जो कि इस्टेब्लिश किए गए हैं। इसका नाम है ये 3 laws कौन से हैं? ये बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लसक लॉ है। बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे लसक लॉ। ये ठीक है, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लसक लॉ। बॉयज लॉ क्या होगा?
बॉयल्स लॉ ड्राइव किया था एक साइंटिस्ट ने, जिसका नाम रॉबर्ट बॉयल था, और उसके नाम पे ही ये लॉ को बॉयल्स लॉ रखा है। रॉबर्ट बॉयल ने ये 1662 में किया था। और ये इसकी स्टेटमेंट क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली एज टू इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर है किसी भी गिवन मास का परफेक्ट गैस के, वो वेरी करता है इनवर्सली एज इट्स वॉल्यूम। ये मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं। और अगर इस प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को ख़त्म करें तो हम पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और ये कांस्टेंट के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। तो इसकी जो ज़्यादा यूज़फुल फॉर्म है इसी रिलेशनशिप की, उसे हम ये पी वन वी वन पी टू वी टू पी थ्री वी थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट करते हैं। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एट स्टेट वन, प्रेशर एट वॉल्यूम एट स्टेट थ्री, और प्रेशर एंड वॉल्यूम एट स्टेट थ्री। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर है? बॉयज लॉ क्लियर हुआ? यस सर, यस क्लियर है। सर। यस सर, क्लियर है। अभी आगे है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? चार्ल्स लॉ एक साइंटिस्ट जैकस एसी चार्ल्स था, जो कि जिसने ये लॉ ड्राइव किया 1787 में। ये इसकी बर्थ है मेरे ख्याल में। और ये लॉ क्या स्टेट करता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द एब्सोल्यूट प्रेशर मीन्स कांस्टेंट। जो वॉल्यूम होता है आपका गिवन मास ऑफ परफेक्ट गैस का, वो डायरेक्टली होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन द एब्सोल्यूट प्रेशर remains constant. So we taken or rewrite as V is directly proportional to T, और V डिवाइडेड बाय T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये मैथमेटिकली फॉर्म है इसकी। और जो इसकी यूजफुल फॉर्म है, यूजफुल फॉर्म ऑफ अबव इक्वेशन इज दिस वन। क्लियर है क्लास? यस सर, क्लियर है। चार्ल्स लॉ को हम इस तरह से भी लिखते हैं कि ऑल परफेक्ट, चार्ल्स लॉ इज रीरिटन एज इट एज all perfect gases change in volume by 1 to 73 of its original volume at 0 degree Celsius for every 1 degree Celsius change in temperature when the pressure remains constant. जो ऑल परफेक्ट गैसेज हैं उनके चेंज जो होता है वॉल्यूम में, वो 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वॉल्यूम होता है उसका 1/273 ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम चेंज होता है हर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के चेंज से, जब प्रेशर मेन कांस्टेंट रहे। इसको हम जब मैथमेटिकली रीराइट करेंगे तो ये आएगा। ये क्या है कि वॉल्यूम जब हमने किसी भी टेम्परेचर पे निकालना है तो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसमें ऐड कर लेंगे 1/273 ऑफ वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू टेम्परेचर। तो ये इसको हम रीराइट इस तरह से भी करते हैं, वी ज़ीरो कॉमन ले लेंगे, 273 प्लस टी ओवर 273। तो ये वी ज़ीरो टी ओवर टी नोट भी हम इसे लिख सकते हैं। ये नीचे इसके डोनेशंस लिखेंगे कि वी ज़ीरो क्या है। वी ज़ीरो है वॉल्यूम, वी ज़ीरो इज वॉल्यूम of a given mass of gas at 0 degree Celsius, Vt volume of given mass of a gas at T degree Celsius, T is absolute temperature corresponding to T degree Celsius, absolute temperature corresponding to 0 degree Celsius. क्लियर है क्लास? क्लास ये क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ये लसक ला क्या है?
Gay-Lussac law, absolute pressure of Gay-Lussac law is stated as the absolute pressure of a given mass of a perfect gas varies directly as its absolute temperature when the volume remains constant. Gay-Lussac law में क्या होता है, जो एब्सोल्यूट प्रेशर है हमारा गिवन मास का परफेक्ट गैसेस का, वो वेरी करता है डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट प्रेशर है मास का परफेक्ट गैस का, वो वेरी डायरेक्टली करता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, जबकि उसका वॉल्यूम रिमेन रहे, कांस्टेंट रहे। और इसमें मैथमेटिकली हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और P ओवर T इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसकी जो यूजफुल फॉर्म है वो ये है। ठीक है, क्लियर है क्लास? क्लास क्लियर है? यस सर क्लियर है क्लियर है। सर। अभी जो 3 लॉज हमने किए हैं उसी से हम जनरल गैस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे कि जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है। हमें पता है बॉयज लॉ क्या स्टेट करता है, यही है। बॉयज लॉ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चार्ल्स लॉ इस तरह से, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म। और अगर हम इन दोनों रिलेशनशिप्स को कंबाइन करें, फ्रॉम दीज टू रिलेशनशिप्स हम लिख सकते हैं पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। बताएंगे किस तरह से है आप लोग? सर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के और वी इनवर्स प्रोपोर्शनल है पी के, तो पी वी से मल्टीप्लाई कर गया, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी आ गया। जब इकट्ठा किया इन दोनों को, और तो फिर ये साइन खत्म किया और बराबर कांस्टेंट लगा दिया सी। बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर है कि नहीं है? स्टूडेंट क्लियर है? जी सर। शाहजेब आपको क्लियर है? शाहजेब? यस सर। यस सर। महमूद खान है आपके क्लास फेलो को? महमूद खान है क्लास में। अभी हैं अवेलेबल क्लास में? एक नो सर। अच्छा, क्लास किसी को इशू हो इसमें? इसमें अब क्या, C इज ए कांस्टेंट हुज प्रॉपर्टीज एंड मास डिपेंडेंट ऑफ गैस, और इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मास डिपेंडेंट होंगी। इसी की यूजफुल फॉर्म ये है, जो हम इसे यूजफुली यूज करते हैं वो ये है जनरल गैस इक्वेशन की, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2 is equal to P3 V3 over T3 and so on is equal to constant. एग्जाम्पल 2.1, एग्जाम्पल 2.1 क्या है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ये गैस क्लास, ये बताएं आपके पास नोटबुक्स बुक्स आपको अवेलेबल होगी हैं सबको? क्लास बुक्स हैं आप लोगों के पास, सबके पास? क्लास यस सर। सबके पास है? एक्सरसाइज की है चैप्टर 1 की? हाँ सर। यस सर। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज की है आप लोगों ने? सर कर रहे हैं सर 5 चलें, फ्राइडे है उसका लास्ट टाइम। 6 का। चले न्यूमेरिकल करते हैं। ये एग्जांपल है आपकी बुक की 2.1। अपने पास बुक रख लिया करें जब आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। एक गैस occupies a volume of 0.1 cubic meter at a temperature of 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1.5 बार। एक गैस है जिसका जो ऑक्यूपाई कर रहा है 0.1 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1.5 बार, यानी कि V1 T1 और P1 गिवन है। हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर। if it is compressed to a pressure of 7.5 bar and occupies a volume of 0.04 cubic meter, हमें इसका फाइनल टेम्परेचर
गैस का मेजर करना है, अगर इस गैस को हम कंप्रेस कर दें 7.5 बार यानी कि P2 और ऑक्यूपाइज ये करे 0.054 क्यूबिक मीटर, तो T2 फाइंड करना है, P2 V2 दिया हूँ। अभी हम जनरल गैस इक्वेशन का रिलेशनशिप यूज़ करते हुए इसका सॉल्व आउट कर सकते हैं। P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2। ये वाला रिलेशनशिप जब आप रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो जब सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करनी है आप लोगों ने, तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। आपने सब कैलकुलेशन जब करनी है टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है एज ए ऐसा यूनिट। सब वैल्यूज को ऐसे यूनिट्स में कर लेंगे तो टेम्परेचर आ जाएगा। ये टेम्परेचर जो है इसको जब आपने डिग्री सेल्सियस में दोबारा कन्वर्ट करना हो तो माइनस कर देंगे 273, तो ये 313 सेल्सियस इसका टेम्परेचर आ गया। क्लियर है क्लास यहाँ तक? क्लियर है सर। क्लियर है। किसी को कोई इशू आए वहीं पे रोक लीजिएगा, वहीं पे क्वेश्चन कर लीजिएगा जिसका भी कोई इशू हो। अभी नेक्स्ट है जाउस लॉ। जाउस लॉ क्या होता है? Gauss law stated that change of internal energy is directly proportional to change of temperature. Gauss law की स्टेटमेंट ये है कि ये चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। तो हम इसे मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं, चेंज इन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हम इसे सॉल्व आउट करेंगे तो हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो ये क्या आएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू MC dt। MC क्या है? M है मास ऑफ गैस और C क्या है, स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और dt आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये डी इज इक्वल टू MC T2 माइनस T1 आ जाएगा। ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर के और वॉल्यूम के। जाउस लॉ में हमें पता लगा कि जो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के, और ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर और वॉल्यूम से। क्लियर है क्लास? क्लास क्लियर है? यस सर क्लियर है। क्लियर है सर। अभी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए गैस हम पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन ऑफ ए गैस क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन की। इसमें क्या होता है, इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। वॉल्यूम ऑफ 1 kg मास अननाउन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। जो वॉल्यूम है 1 kg मास का उसे हम स्पेसिफिक वॉल्यूम कहेंगे। सो C इज रिप्लेस्ड बाय R। R क्या है? करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। R इज ए करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। जनरल गैस इक्वेशन रीरिटन एज PV S is equal to RT. R is a characteristic gas equation, whereas Vs is specific volume of 1 kg mass known. For any mass m kg of a gas, equation becomes m PVS is equal to m RT. We have multiplied m with both sides, so m PVS is equal to m RT. We know that mVS is equal to V because Vs is a specific volume per unit kg of mass. V divided by m is Vs. So we rewrite it as PV is equal to mRT. हमने रीअरेंज किया MVS को रिप्लेस किया V से, तो PV is equal to mRT आ गया। ये क्लियर हुई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैस क्लास? यस सर। ये इसी से हमने ड्राइव किया ना, PV इज इक्वल टू CT से, जनरल गैस इक्वेशन से। ठीक है, क्लास ये माइक बंद करें हमने। अभी यूनिट्स हमने देखने हैं कि R करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन के यूनिट्स क्या हैं? R इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू mRT था। MT इस इधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
ये एम्प्टी आपने इधर लेंगे तो पीवी आर इज इक्वल टू पीवी ओवर एम्प्टी हो गया। प्रेशर के आपको यूनिट्स पता है क्या होते हैं, पास्कल न्यूटन पर मीटर के, और वॉल्यूम क्या होता है क्यूबिक मीटर, जबकि मास किलोग्राम और टेम्परेचर केल्विन। जब आप इन्हें सॉल्व आउट करेंगे तो ये न्यूटन मीटर पर केजी केल्विन आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, तो जूल पर केजी पर केल्विन आ जाएगा। आर वेरीज फ्रॉम गैस टू गैस, जो आर होता है करेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, ये वेरी करता है गैस टू गैस। इन ऐसा यूनिट फॉर एटमॉस्फेरिक एयर, जो एटमॉस्फेरिक एयर का आर है वो हम 287 जूल पर केजी केल्विन लेते हैं। पीवी इज इक्वल टू एम आर टी, इसको हम एम ओवर वी लिख सकते हैं। तो प्रेशर के लिए हम ये वाला रिलेशनशिप भी यूज करते हैं, एम ओवर वी आपको पता है क्या होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी की तरह में हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो आर टी, यानी कि डेंसिटी इनटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। यहाँ तक क्लास क्लियर है? क्लास यस सर क्लियर। कोई इशू यहाँ तक आ रहा हो? Yes, sir. क्या इशू है? सर सर ये 287 कैसे है? 287 यस सर। ये एटमॉस्फेरिक एयर के लिए फिक्स है। ठीक है, कि एटमॉस्फेरिक एयर का जो आपका आर है वो ये होता है, स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, और क्वेश्चन? एक्सक्यूज सर, जी बच्चे। ये सर ये जॉब्स लॉ में वॉल्यूम इफेक्ट करेगा नहीं इसको, एनर्जी को? वो कैसे करेगा? जब सर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम पे भी इफेक्ट होता है, यहाँ पे भी। आप बात नहीं समझे बेटे। ये है कि उसकी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, जो जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि प्रेशर वॉल्यूम के जो भी हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वो ये कहना चाह रहा है। समझे? ओके सर समझ। आप ये देखें ना, आपका जो रिलेशनशिप इसके लिए दिया गया है वो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिया है। ठीक है, इसमें देखें इन रिलेशनशिप्स में कहीं भी प्रेशर या वॉल्यूम का जिक्र नहीं है, यानी कि जितनी चेंज इन इंटरनल चेंज इन टेम्परेचर होगा उतनी ही चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। और इसमें एम क्या है, वो मास ऑफ गैस है, और सी क्या है, वो स्पेसिफिक हीट है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की। इसलिए ये इंडिपेंडेंट है प्रेशर और वॉल्यूम के। हमें प्रेशर और वॉल्यूम का ना भी पता हो तो हम चेंज इन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग चेंज इन टेम्परेचर रिलेशनशिप। क्लियर है क्लास? ओके सर। ओके क्लास सर। ऐसा है कि ये मैं आपको दे रहा हूँ 10 मिनट। ठीक है, ये 10 मिनट में आपने यहाँ तक जितना मैंने आपको लेक्चर डिलीवर किया है ये तैयार करके आना है। अभी इसको सारे को रिवाइज करें अच्छी तरह से, जो है वो मुझे पहले से डिस्कस करें। 10 मिनट के बाद हम क्लास में दोबारा से आएंगे। ठीक है, अभी लेट का मत कौन? हमने ये लास्ट स्लाइड तक कर लिया था लास्ट सेशन में। अभी नेक्स्ट सेशन में हम एग्जाम्पल करेंगे सेकंड। पहले 2.1 एग्जाम्पल की थी, अभी 2.2 करते हैं। एग्जाम्पल 2.2 question that a vessel of capacity 3 cubic meter contains air at a pressure of 1.5 bar and a temperature of 25 डिग्री सेल्सियस। एक वेसल है जो कि कैपेसिटी रखती है 3 क्यूबिक मीटर की एयर को कंटेन करने की, और प्रेशर 1.5 बार और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। एडिशनल एयर एडिशनल एयर इज नाउ पम्प्ड इनटू द सिस्टम। अभी एडिशनल एयर पंप की जाती है इसी सिस्टम में अनटिल द प्रेशर राइजेस टू 30 बार, यहाँ तक के जो प्रेशर है वो राइज कर जाए 30 बार तक। एंड टेम्परेचर राइजेस टू 60 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर राइज कर जाए 60 डिग्री सेल्सियस तक। डिटरमिन द मास ऑफ एयर पंप्ड इन, हमने डिटरमिन करना है जो
एयर का मास पंप्ड इन किया है एंड एक्सप्रेस द क्वांटिटी एज ए वॉल्यूम एट ए प्रेशर ऑफ 1 पॉइंट, और एक्सप्रेस करें क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम को कि वॉल्यूम क्या है जब प्रेशर 1.02 बार हो और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो। हमारे पास पहले एक कंटेनर है जिसकी कैपेसिटी, जिसका वॉल्यूम V1 दिया हुआ है 3 क्यूबिक मीटर है और उस पर प्रेशर P1 है 1.5 बार, और उसके बाद उसी में उसने उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे और बार से हम पास्कल में यूज़ कर लेंगे। एडिशनल एयर इज़ नाउ पम्प्ड इनटू द सिस्टम अंटिल द प्रेशर इज़ राइज टू 30 बार, और उसका प्रेशर यहाँ तक हम राइज करेंगे कि उसका प्रेशर 30 बार ना हो जाए। 30 बार का क्या मतलब, 30 बार का क्या मतलब होगा, 3 इंटू 10⁻⁶। आपको पता है एक बार में 10⁻⁹ 10⁻⁵ पास्कल्स होते हैं। पास्कल क्या है, न्यूटन मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद आपका टेम्परेचर आ जाएगा T2, जहाँ तक लेके जाना है वो है 60 डिग्री सेल्सियस, उसे भी केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद वो कहता है डिटरमिन करनी है इस क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम V3 हमने फाइंड आउट करना है इस पे जो प्रेशर 1.02 बार था और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। इफ़ द वेसल इज अलाउड टू कूल, इफ अगर वेसल को अलाउ किया जाए कूलिंग के लिए एंटिल द टेम्परेचर इज अगेन 25, कैलकुलेट द प्रेशर इन द वेसल। हमें पहले जो मास पंप्ड इन किया है, जो इनिशियली मास एयर का फिल्ड इन था वो m1 था, और जो मास ऑफ एयर इन द वेसल था आफ्टर पंपिंग वो है m2। तो हमें अभी जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी PV इज इक्वल टू mRT। तो आपको प्रेशर एट 1, वॉल्यूम एट 1 और टेम्परेचर एट 1 पता था, तो R आपको पता है कि एयर का गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट 287 जूल पर केजी केल्विन फिक्स है। तो हम उसको यूज़ करते हुए इसका मास निकाल लेंगे, m1 इसका फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। आपने m1 इसका फाइंड आउट कर लिया, ये वाला m1 आपने ये वाले रिलेशनशिप को रीअरेंज करते हुए इस रिलेशनशिप में वैल्यूज पुट करके फाइंड आउट कर लिया। अभी आपने क्या मास फाइंड आउट करना है जो कि आफ्टर पंपिंग आया, m2 क्या है जब आफ्टर पंपिंग हो गई, वो P2 V2 और RT2 से है, तो वो भी सेम रिलेशनशिप पुट करते हुए जो एट पॉइंट 2 एट स्टेट 2 वैल्यूज थी वो हमने फिल आउट कर ली। अच्छा, ये वॉल्यूम नहीं था हमारे पास सेकंड पे, वॉल्यूम क्या होगा, V2 इज इक्वल टू V1। वॉल्यूम सेम रहेगा, वॉल्यूम क्यों सेम रहेगा बताएं आप मुझे, स्टूडेंट बताएं। क्योंकि कैपेसिटी इसकी वो थी 3 मीटर क्यूब की। क्योंकि वेसल की कैपेसिटी तो वही है, उसमें एयर जब फिल इन और मज़ीद की तो ये नहीं हुआ कि उसका वॉल्यूम और बढ़ गया, उस पर प्रेशर बढ़ा जिसकी वजह से उसमें और मास कंटेन किया। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अभी आपको नेक्स्ट मैं बताता हूँ। नेक्स्ट इस तरह से कि अभी हमने जो मास ऑफ एयर पंप्ड इन किया था वो मास फाइंड आउट करना है। वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, जो फाइनल मास है, जो मास एट पॉइंट 2 है, उसमें से जो इनिशियल मास था वो मास निकाल लेना है, क्योंकि इनिशियली जो फिल्ड इन था मास वो क्या था, m1 क्या था, वो तो एयर का था ना जो उसके ऑलरेडी था, लेकिन जो हमने पंप्ड इन किया है वो मास तो तभी निकलेगा ना जो फाइनल माइनस इनिशियली जो उसके अंदर इनिशियली कंटेन कर रहा था, उसको जब माइनस कर देंगे फाइनल में से, तो हमारे पास जो मास हमने उसमें पंप्ड इन किया है वो वाला मास फाइंड आउट
हो जाएगा। क्लियर है क्लास? क्लास इधर तक क्लियर है? यस सर क्लियर है। और ये जो लोग स्टूडेंट लेट्स आ रहे हैं, ये याद रखें, इन्हें क्लास तो मैं अलाउ कर देता हूँ, लेकिन इनकी अटेंडेंस नहीं काउंट होगी। अटेंडेंस उन्हीं की काउंट होगी जो फर्स्ट टाइम से टाइमली आएंगे, जो मैंने टाइम फ्रेम दिया होगा उसके अंदर क्लास में आएंगे, और सब सेशंस टाइमली ज्वाइन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, इस तरह से कि अभी आगे हमने वॉल्यूम निकालना है, जो कि प्रेशर जब 1.02 बार था और टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एयर पम्प्ड इन V3 होगा जो हमने निकालना है। तो P3 V3 इज इक्वल टू MR T3। तो इसी रिलेशनशिप से आपके पास वॉल्यूम निकल आएगा MR T3 ओवर P3 करके, ठीक है। और उसके बाद प्रेशर इन द वेसल आफ्टर कूलिंग क्या आएगा? प्रेशर इन द वेसल आफ्टर कूलिंग हम उसे लेट करते हैं कि वो P4 है। वो हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर आफ्टर कूलिंग, जो टेम्परेचर आफ्टर कूलिंग है वो क्या था, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, बताएं क्लास क्या था? क्लास 25 डिग्री सेंटीग्रेड था ना। ये देखें, अभी इनिशियली कितना था, 25 था, और फाइनल भी जब कूलिंग के बाद भी है वो भी 25 है, ठीक है। क्योंकि वो सेम टेम्परेचर है तो हम उसे लिख सकते हैं T4 इज इक्वल टू T1 सॉरी, T4 इज इक्वल टू, सिंस द कूलिंग इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें पता है जो कूलिंग हो रही है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, कि जितना उस पर इनिशियली वॉल्यूम था उतना ही उसका फाइनल वॉल्यूम है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वॉल्यूम उसके चेंज नहीं होगा, तो हम उसको वॉल्यूम को इग्नोर करते हैं, ठीक है, निगलेक्ट करते हैं। प्रेशर इन द वेसल आफ्टर कूलिंग क्या आएगा, P4 ओवर P2 इज इक्वल टू T4 ओवर T2। तो इसको जब रिलेशनशिप में से हमने P4 फाइंड आउट करना है, T4 भी हमें पता है और T2 भी पता है, और इसी तरह से प्रेशर एट पॉइंट 2 भी पता है, तो उससे हमें प्रेशर जो फाइनल प्रेशर है आफ्टर कूलिंग आएगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। हमने ये टेम्परेचर और प्रेशर की स्टेट 2 को साथ ही क्यों किया, यानी कि ये 2 वाला क्यों रिलेशनशिप यूज किया, ये बताएं मुझे आप स्टूडेंट। यहाँ पे P4 और T4 और T2 ही क्यों यूज किया, बताएं स्टूडेंट। स्टूडेंट बताएंगे? किसी को नहीं पता? नहीं सर यहाँ क्या नहीं? T1 वाला नहीं कर सकते थे यहाँ। क्यों कर सकते थे, यही तो पूछ रहा हूँ यही जी। बताएं। हमने आफ्टर मैथ फाइंड करना था इसलिए। आप ये देखेंगे T4 और T1 का टेम्परेचर तो सेम था, तो कूलिंग कब होगी, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। कूलिंग का प्रोसेस कब होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है ना। यस सर समझ लग गई अब। आ गई ये समझ सबको? ये अगर तो वो T1 पे था तो T4 और T1 तो बराबर थे, तो वो कूलिंग का प्रोसेस कैसे होगा फिर? सही है। कूलिंग पे क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो उसी में कूलिंग होती है ना, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। इसलिए हमने P4 क्लियर। अभी एग्जांपल 2.3 देखें। एग्जांपल 2.3 क्या है? एक स्फेरिकल वेसल है जिसका 1.5 डायमीटर है, 1.5 मीटर डायमीटर है, ठीक है स्टूडेंट। एक स्फेरिकल वेसल है जिसका डायमीटर 1.5 मीटर है और ये कंटेन करता है एयर एट 40 डिग्री सेल्सियस, इज इवैक्यूएटेड, इसमें से उसे निकाला जाता है टिल द वैक्यूम इनसाइड द वेसल बिकम्स 735 mm ऑफ Hg, यानी कि उसका 735 जब तक वेसल्स का प्रेशर ना हो जाए। कैलकुलेट द मास ऑफ एयर पम्प्ड आउट,
इसमें से कितना मास हमने पंप्ड आउट किया वो हमने फाइंड आउट करना है। इफ द टैंक इज देन कूल टू 3 डिग्री सेल्सियस, अगर इस टैंक को कूल किया जाए 3 डिग्री सेल्सियस पे, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर इन द टैंक, तो इस पे फाइनल प्रेशर क्या होगा टैंक पे, वो आपने फाइंड आउट करना है। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है 760 mm। आप इधर देखें, ये आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक। उसके बाद आपके पास टेम्परेचर दिया हुआ है एट 1, डायामीटर दिया हुआ है, प्रेशर एट वेसल, वेसल पे कितना प्रेशर है वो दिया हुआ है, और टेम्परेचर कितना है वो दिया हुआ है। ठीक है, जिस पे जब कूलिंग होगी हमने क्या करना है, मास ऑफ एयर पंप्ड आउट करना है। आपको पता है इसका डायामीटर दिया हुआ है, तो वेसल का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। आपको पता है कि वेसल का वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होता है, ये वाला है पाई डी क्यूब ओवर 6। तो हम उससे क्या है, उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि वेसल का वॉल्यूम क्या था इनिशियली। ठीक है क्लास, क्लास यहाँ तक क्लियर है? क्लास ये क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ वेसल? Yes, sir. Yes, sir. अभी ये वॉल्यूम क्यों फाइंड आउट किया था, हमने मास निकालना था कि इनिशियली जो वेसल था उसका कितना मास था उसके अंदर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P1 V1 इज इक्वल टू M1 R T1। R आपको फिर पता है एयर के लिए 287 होता है। तो आपके पास टेम्परेचर गिवन था, T1 कितना था 30 डिग्री सेल्सियस, और P1 आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है। 1 मिनट क्लास होल्ड। जी क्लास, अच्छा अभी इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए आप मास निकाल लेंगे वेसल का। क्लास क्लियर हुआ है कि नहीं? हो गया क्लियर सर। ये वाला मास फाइंड आउट कर लेंगे ना इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए, क्या क्या डाटा है, सारा डाटा गिवन आउट है। ठीक है, Yes, sir. अभी जो मास ऑफ एयर है जो लेफ्ट हुआ है इन द वेसल आफ्टर वैक्यूएशन, वो हमने निकालना है M2। तो उसके लिए आपको पता है कि जो प्रेशर है उसमें क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P2 वही होगा ना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेयर का प्रेशर था, उसमें से जो वैक्यूम क्रिएट किया उसका प्रेशर हम निकाल दें तो वो क्या आएगा 25 mm ऑफ Hg। 1 mm ऑफ Hg कितने के बराबर होता है, 133.3 किलो पास्कल के, सॉरी पास्कल के। ठीक है, जब इनको सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यही प्रेशर आपने P2 की जगह पुट करेंगे। V2 आपको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम कहाँ से आया आपके पास बताएं? वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना उसका, कंटेनर का Yes, वॉल्यूम sir, तो वही clear था था ना, आपको पहले भी बताया था। टेम्परेचर है 2, क्या है टेम्परेचर भी उतना ही है। ठीक है, उसके बाद आपके पास R भी कांस्टेंट है, तो इससे आपको M2 निकल आया कितना मास पंप्ड आउट, आपने मास ऑफ एयर लेफ्ट इन द वेसल आफ्टर वैक्यूएशन। जब आपने मास ऑफ एयर लेफ्ट किया है तब वेसल से आफ्टर वैक्यूएशन वो कितना है, वो M2 आ गया। अभी आपको पता है V2 और V1 भी बराबर है, T2 T1 भी बराबर है। ये इस वजह से ये टेम्परेचर और वॉल्यूम आपने सेम पुट आउट किए हैं, सही है। उसके बाद मास कितना है, जो मास हमने निकालना था एयर का कितना पंप आउट किया, तो पहले हमने निकाला है मास ऑफ एयर लेफ्ट इन इन द वेसल। ये मास जो M2 हमने फाइंड आउट किया है, ये वो मास है जो कंटेनर के अंदर रह गया, और ये मास था जो इनिशियली उसके अंदर था। उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मास पंप्ड आउट किया है वो उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। अभी हमने लास्ट जो फाइंड आउट करना है वो करना है फाइनल प्रेशर इन द टैंक, कि फाइनल प्रेशर कितना टैंक का रहा। हमें पता है जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। इस वजह से जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, जो वो V1 हो V2 हो V3 हो, जब कांस्टेंट रहा है V2 और V3 तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो P3 ओवर T3 इज इक्वल टू P2 ओवर T2। तो इसको आप जब रीअरेंज करेंगे, प्रेशर एट पॉइंट 3 आपने निकालना है, तो टेम्परेचर एट 3 और टेम्परेचर एट 2 आपको पता है
कि टेम्परेचर एट 2 क्या था और टेम्परेचर एट 3 क्या था। टेम्परेचर एट 3 आपको गिवन था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें आप, आपको दिया हुआ था कि इफ द टैंक इज देन कूल टू 3 डिग्री सेल्सियस, कूलिंग तब भी होगी ना जब टेम्परेचर ड्रॉप होगा। 30 डिग्री सेल्सियस से आपका टेम्परेचर क्या किया, 3 डिग्री सेल्सियस पे ड्रॉप कर दिया। तो अभी क्या है टेम्परेचर 3 मल्टीप्लाई, ये 3 को आपने केल्विन में कन्वर्ट किया हुआ ना, मल्टीप्लाई बाय प्रेशर एट पॉइंट 2, जो प्रेशर आपने फाइंड आउट किया है अभी, ठीक है, ये लास्ट स्लाइड पे आपने प्रेशर अभी फाइंड आउट किया है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, द प्रेशर आफ्टर वैक्यूएशन जो रह जाता है, तो वो पुट अप करेंगे और टेम्परेचर एट 2, तो उससे आपके पास प्रेशर आ जाएगा जो आपने एट कूलिंग स्टेट जब के टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस पे, वो ये वाला। क्लियर है क्लास? यस सर क्लियर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन होगा? स्टूडेंट कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सबको क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक? सर जी ये कूलिंग जो होती है चेंज इन टेम्परेचर पे होती है? कूलिंग के लिए हमेशा चेंज इन टेम्परेचर होगा, यानी कि टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो कूलिंग का इफेक्ट आएगा ना। जैसे एक कमरा है, उस कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कूलिंग का इफेक्ट कब प्रोड्यूस होगा, जब उसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, 5 डिग्री सेल्सियस होगा, 10 डिग्री सेल्सियस होगा, या 0 डिग्री सेल्सियस। ये तो नहीं होगा 25 से 50 पे चले जाएंगे, 25 से 20 पे 25 से 50 पे जाके हम कहीं कूलिंग होगी, वो तो हीटिंग होगी ना, इसी तरह से नहीं है। यस सर। अभी एवोगैड्रो लॉ क्या है, इसमें हम क्योंकि इस टॉपिक में हम लॉज ऑफ गैसेस ही कवर कर रहे हैं, सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा, गेलसिक लॉ पढ़ा, उसके बाद जाउस लॉ पढ़ा, जनरल गैस इक्वेशंस पढ़ी। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, ये आप लोगों ने एफएससी पे भी पढ़ा है। इट इज स्टेटेड दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। अगर इक्वल वॉल्यूम हो सब गैसेस का और सेम टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो वो कंटेन करते हैं इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनके मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं नंबर में। ठीक है क्लास? अभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट क्या है, पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट पढ़ा था। अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो आर यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता क्या है, ये प्रोडक्ट है गैस कांस्टेंट का और मॉलिक्यूलर मास का। इट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ गैस कांस्टेंट एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। ये आपका गैस कांस्टेंट है और ये मॉलिक्यूलर मास है, इसका प्रोडक्ट को यूनिवर्सल गैस कहते हैं। एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम मोल, एंड आर इज ए गैस कांस्टेंट। आर क्या था एयर के लिए, 287। 287। 287, ठीक है। और ये इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। अभी देखें, आर यू इज सेम फॉर ऑल गैसेस, जो आर यू है ना वो हमारा सेम रहता है, जो यूनिवर्सल गैस है वो कांस्टेंट रहता है। इन ऐसे यूनिट्स हमें इसे 8314 जूल पर केजी मोल केल्विन कहते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक गैस इक्वेशन में को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में लिखना है तो पीवी इज इक्वल टू एम आर टी भी लिख सकते हैं। क्लास क्लियर है? यस सर क्लियर। अच्छा, अभी आप लोग ये देखें कि इसमें क्या फ़र्क पड़ता है जब वो जो 287 आर है वो सिर्फ एयर के लिए है। अगर उसकी जगह नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी या हाइड्रोजन होगी, कुछ भी और गैस होगी, तो उसका क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा आर। अगर वो आर बढ़ रहा होगा तो आपका मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा होगा, उस सब्सटेंस का कम हो रहा होगा। या अगर आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा होगा तो आर जो गैस आपका गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, वो कम हो रहा होगा। लेकिन ये वाला आर यू सेम रहेगा क्योंकि ये प्रोडक्ट है इन दोनों का। क्लास क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर Yes, क्लियर। sir.
अभी एग्जाम्पल 2.4 देखते हैं, इसी के रेलिवेंट है कि एग्जाम्पल 2.4 में क्या कहते हो। एग्जाम्पल 2.4 स्टेटेड दैट ए मास ऑफ 2.25 kg ऑफ नाइट्रोजन ऑक्यूपाइंग 1.5 cubic meter is heated from 25 degrees Celsius to 200 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये देखिए हमें उसने बता भी दिया इसमें, उसने कहा एक मास है नाइट्रोजन का 2.25 kg जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है 1.5 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम और इसे हीट कर रहे हैं T1 से T2, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मीनिंग कि V2 और V1 बराबर हैं, सही है। कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस, इनिशियली क्या प्रेशर है वो फाइंड आउट करना है और फाइनल क्या प्रेशर है वो करना है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये हमें दे दिया है कि ये लेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रोजन हमें दे दिया है। जब मॉलिक्यूलर मास और आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता हो तो हम आर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस सर कर सकते किस तरह से? हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से उनका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड कर देंगे। जी एग्जैक्टली। अभी ये गिवन डाटा में कोई कन्फ्यूजन हो जो ये हमने फैक्ट आउट किया है इस न्यूमेरिकल से, ये डाटा गिवन डाटा अभी नो सर कोई। अभी क्या करेंगे, ये वही R इज इक्वल टू आर यू डिवाइडेड बाई एम, तो R हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस हमने फाइंड आउट करना है, तो P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए आपके पास प्रेशर एट स्टेट 1 आ जाएगा, प्रेशर एट स्टेट 2 आपने निकालना है। हमें पता है कि हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है तो प्रेशर पे वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। टेम्परेचर आपको उसने बताया है कि T1 से T2 जा रहे हैं और प्रेशर एट स्टेट 1 पता है, तो P2 आपने इस रिलेशनशिप को यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है क्लास? यस सर। इसमें कोई कन्फ्यूजन? इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन? नहीं सर क्लियर है। ये हमारे आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल के बाद आपके साथ मैं असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, जो असाइनमेंट आपको मिड एग्जाम से पहले वाले वीक में सबमिट करवानी होगी। मतलब जब आपको डेट शीट आपकी अनाउंस हो जाएगी मिड के एग्ज़ाम्स की, तो आपने उसी वीक में मुझे ये सबमिट करवा देनी। ये इस पे अभी आपने साथ साथ काम करते रहना स्टेप बाय स्टेप। अभी ये न्यूमेरिकल पहले मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। एग्जाम्पल 2.5 है, नाइट्रोजन इज टू बी स्टोर्ड एट प्रेशर 140 बार। एक नाइट्रोजन गैस है, उसको स्टोर करना है प्रेशर 140 बार। नाइट्रोजन इज टू बी स्टोर्ड एट प्रेशर 140 बार, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन ए स्टील फ्लास्क एट ऑफ 0.05 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम। नाइट्रोजन जो है वो स्टोर करनी है प्रेशर पे 140 बार पे 27 डिग्री सेल्सियस पे स्टील फ्लास्क पे, जिसका के वॉल्यूम है 0.05 क्यूबिक मीटर। फ्लास्क इज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट excessive pressure by fusible plug which melt and allow the gas to escape if the temperature rises too high। जो फ्लास्क है उसको प्रोटेक्ट करना है अगेंस्ट एक्सेसिव प्रेशर के। उसमें एक फ्यूजिबल प्लग होगा। फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? जो कि मेल्ट करता है और अलाउ कर देता है गैस को एस्केप करने के इफ़ द टेम्परेचर राइजेस टू हाई, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या क्या करना है, ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। हाउ मैनी केजी ऑफ नाइट्रोजन विल द फ्लास्क होल्ड एट द डेजिग्नेटेड कंडीशन। जो हमारी डेजिग्नेटेड कंडीशन है उसमें नाइट्रोजन फ्लास्क कितना केजी मास कंटेन करेगा, उसका मॉलिक्यूलर मास हमें नाइट्रोजन का दिया हुआ है 28। और एट व्हाट टेम्परेचर मस्ट द फ्यूजिबल प्लग मेल्ट इन ऑर्डर टू लिमिट द प्रेशर ऑफ द फुल फ्लास्क टू अ मैक्सिमम ऑफ 168 बार। हमें वो टेम्परेचर फाइंड आउट करना है जिस पे वो फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाता है, जो जिसका मैक्सिमम प्रेशर 160 बार है, उस पे वो लिमिटाइज करता है, वो फ्यूजिबल प्लग मेल्ट हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या है फिर उसका ये बताना। अच्छा, हमें प्रेशर गिवन था 140 बार, pressure at point 1 is given 140 bar and temperature T1 27 degree Celsius and volume of the steel flask is 0.4। material molecular mass
the substance which contains is nitrogen and their molecular mass is given, that is 28. Mass of nitrogen is to find out in kgs which hold by flask. We know that Ru is equal to Mr. Ru is a universal gas constant, whereas R is a characteristic gas constant and M is molecular mass. Ru is a universal gas constant which is always remains same, that is 8314, and M is molecular mass, that is given for nitrogen is 28. So we can find out characteristic gas constant by dividing universal gas constant with the molecular mass. So we can achieve characteristic gas constant, that is 297 joule per kg Kelvin. We know that P1 V1 is equal to mRT1. So from this relationship we can find out the mass of the container material substance nitrogen which is held by that material or a substance. Now we have to find out melting temperature of fusible plug, that is T2, melting temperature of fusible plug. We have given by pressure at which maximum a flask can hold, that is 168 bar. We can rewrite it in Pascal or Newton per meter square in SI units, that is 16.8 into 10 raised to power 6 Newton per meter square. Since gas is heated at constant volume, it is given in the statement that gas is heated at constant volume. Therefore, we have to find out by using the same relationship which we can use in previous numericals. When volume is constant, they cancel out effect of each other. So P1 over T1 is equal to P2 over T2. So T2 is equal to P2 multiplied by T1 over divided by P1. So we can find out T2 temperature, that is 360 Kelvin, and we can convert it into degree Celsius by subtracting minus 273 from 360 Kelvin to convert it into 87 degrees Celsius. Class, is it clear? Class, is it clear? क्लियर Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ने अभी आप लोगों का ये चैप्टर 2 था जो आज हमने स्टार्ट किया था, इसके एग्जाम्पल 2.5 तक मैंने आपको करवा दी हैं। इनसे रेलिवेंट एग्जाम्पल्स आप लोग अभी से सॉल्व आउट करनी शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपकी इसकी भी असाइनमेंट होगी कि चैप्टर 2 की आपने एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में से अगर कोई इशू आता है तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। अभी आपको मैं असाइनमेंट बताता हूँ आपकी क्या है, और उसके बाद मैं आपसे जो भी आपके क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो भी नेक्स्ट सेशन में लेता हूँ। ये लेट कमर्स जितने भी आ रहे हैं, लेट कमर्स आप लोग ये याद रखिएगा, आपको मैं अलाउ तो कर रहा हूँ क्लास में, लेकिन आप लोगों की अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। आप लोग एब्सेंट मार्क होंगे और शॉर्ट अटेंडेंस की सूरत में आप खुद जिम्मेदार हैं। अच्छा, असाइनमेंट क्या है आपकी? ये असाइनमेंट है, एक एग्जर्जी का टॉपिक है, आपका कोर्स करिकुलम का एग्जर्जी का टॉपिक है जो कि हमने कवर करना है। ठीक है, एग्जर्जी के टॉपिक की असाइनमेंट आपने इस तरह से बनानी है जिस तरह से मैं आपको लेक्चर प्रेजेंट करता हूँ। ये टॉपिक है, ये इंडिविजुअली हर स्टूडेंट ने बनानी है, और इस टॉपिक पे आपने अभी से काम शुरू कर देना है कि एग्जर्जी क्या होता है। एक डिटेल एक ये आर्टिकल है, एक टॉपिक है, आपने बताना है एग्जर्जी क्या होती है, एग्जर्जी की क्या एप्लीकेशंस हैं, एग्जर्जी की क्या एग्जांपल्स हैं, एग्जर्जी कि क्या उसके मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स हैं, उसकी कोई न्यूमेरिकल हैं, कोई डेरिवेशंस हैं, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये आप सब लोगों ने करना है, और हर स्टूडेंट का इंडिविजुअली होगा। अगर किसी ने किसी का कॉपी किया हुआ है, मैंने ये नहीं सुनना सर मैंने नहीं किया था उसने किया था, कॉपी करेंगे तो स्ट्रेट वे 0 है, और इसकी एक अच्छी खासी वेटेज होगी आपकी। ये असाइनमेंट आपकी थ्योरी में काउंट नहीं मैं करूँगा, ये आपके वाइवे में मैं कर सकता हूँ, आपके प्रैक्टिकल के किसी क्वेश्चन के पोर्शन में कर सकता हूँ, थ्योरी के किसी फाइनल के क्वेश्चन में कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी एक वेटेज है, एक ये टॉपिक है, और इस पर आपने वर्किंग करनी है, ये आपकी असाइनमेंट है। ठीक है, और जो लोग लेट आ रहे हैं, ये बात मैं बार बार मेंशन नहीं करूँगा, आप अपनी अटेंडेंस, ये लास्ट टाइम आज मेंशन कर रहा हूँ, अपनी अटेंडेंस के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि मैं एलएमएस पे साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा, और मैं अपलोड उन्हीं की करूँगा अटेंडेंस जो लोग तीनों सेशंस में, या 2 सेशन या 3 या 4 जो भी होते हैं व्हाट्सएवर, वो सब सेशन अटेंड करेंगे। अटेंडेंस सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स की काउंट होगी।
अभी क्लास के स्टार्ट में 14 लोग थे, अभी 23 लोग हैं, यानी कि ये 8 का कोई फ़ायदा नहीं। क्लास आपका क्वेश्चंस हैं अभी के देखना है लेक्चर को? सर असाइनमेंट असाइनमेंट पेजेस पे बनानी है, किसी भी पेज पे रजिस्टर पे बना सकते हैं। बच्चे कौन से सेमेस्टर से हो? नाम? यस सर। फर्स्ट असाइनमेंट है? नो सर, ये जो आपने दी थी सेकंड असाइनमेंट एक्सरसाइज वाली, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो तो आपने नॉर्मली बनानी है पेज पे, जिस तरह से फर्स्ट बनाई थी। ये वाली असाइनमेंट आपकी, मैं अभी आप लोग डाटा कलेक्ट करें, इस पे वर्किंग करें रफली, ठीक है? क्योंकि ये सबका अपना अपना होगा, जो देगा किसी को वो भी अपना रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, ठीक है? तो इसलिए ख्याल आपने रखना है कि ये कोई कॉपी ना हो किसी का भी मटेरियल, हर एक ने अपने बुक्स को यूज़ करना है। अब डिफरेंट बुक्स में ये टॉपिक आपकी इस बुक में नहीं मिलेगा जो रेफरेंस बुक आपको दी है, लेकिन जो 3-4 बुक्स दूसरी बताई हैं उनमें से किसी ना किसी बुक्स में ये कवर हुआ हुआ है। नेट से डाटा लें, आप रिसर्च आर्टिकल्स देखें इसके रेलिवेंट, ये आप लोगों ने करना है बस। ये आप लोगों की असाइनमेंट है और ये एक टॉपिक है, ठीक है? क्लियर है क्लास? सर इसकी भी असाइनमेंट बना के जमा करवानी है सर जी की? एग्जर्जी की आपसे मैं हो सकता है प्रेजेंटेशन लूँ लेक्चर, ठीक है? जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा होता हूँ आपको अलाउ करूँगा और आप करें इसे प्रेजेंट, ठीक है? ये तब ठीक देखेंगे। सर। लेकिन अभी 2-3 वीक्स में आप काम स्टार्ट कर दें इसका, यानी कि 2-3 वीक्स में आप इसका डाटा कलेक्ट करें, अपने अपने अकॉर्डिंग रफली वर्ड में रख लें, आप पावर पॉइंट पे रख लें, अपने मैनुअल हैंड से राइट करें, ठीक है? अपना अपना डाटा कलेक्ट करें। 2-3 वीक्स तक आपको फाइनल बता दूंगा कि आपकी प्रेजेंटेशन होगी, असाइनमेंट आपने करवानी होगी या रिपोर्ट्स टाइप सबमिट करवानी होगी, ठीक है? या असाइनमेंट्स बना के आपने पावर पॉइंट की स्लाइड सिर्फ आपने प्रेजेंट करनी है, ये मैं आपको बताऊंगा टाइमली। इसका वाइवा टाइप आपका होगा। अच्छा, इस तरह से है कि बच्चे आप लोग ये सारा अपना न्यूमेरिकल्स वगैरह एक बार देख लें। मैं आपको 15 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 9:50 पे मैं आपकी क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ दोबारा से। 9:50 पे सब लोग विद इन 2 मिनट्स, 9:50 टू 9:52 जो आ जाएंगे उनकी अटेंडेंस हो जाएगी, बाकी लोग एबसेंट, ठीक है? उतनी देर आप ये लेक्चर को देख लें, इसमें कोई क्वेश्चन है जो भी है सेशन वो करें, नहीं तो अदरवाइज मैं क्वेश्चन आंसर्स आपसे करता हूँ।